दर्शकों नमस्कार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों की गतिविधियां काफ़ी सक्रिय होती जा रही है। आज हम मंदसौर संसदीय क्षेत्र के चुनाव पर केंद्रित एक खास चर्चा करने आए हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री नानालाल अटोलिया जी से। नानालाल जी, आपका हम देश न्यूज़ में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले आप बताइए कि चुनाव की तैयारियां संसदीय क्षेत्र में और विशेषकर मंदसौर जिले में किस तरह की चल रही हैं? देखिए, चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साहित है और नरेंद्र मोदी जी देश के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने, ये जनता ने भी तय किया है और कार्यकर्ता उसके लिए जी जान से लगा है। उत्साह पूरा है, माहौल अच्छा है और हम लोग अभी हमारा जो कार्यक्रम जो कैलेंडर है कार्य योजना का, उसमें अभी 21 से 27 तक हमारी बूथ की बैठकें अभी प्रारंभ हुई है। तो उस बूथ की बैठकों में हमारे कार्यकर्ता और सभी जनप्रतिनिधि सब लोग लगे हैं। हमारे विधायकगण जो जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व विधायक है, पूर्व जिलाध्यक्ष है, ऐसे लोग प्रतिदिन मंडलों में प्रवास कर रहे हैं, बूथ की टोली को के साथ बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यानी बूथ पर हमारा कार्य योजना अभी अच्छा चल रहा है। जी। अभी आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस प्रश्न पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि संसदीय क्षेत्र में ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मुख्य रूप से जो विकास भारतीय जनता पार्टी की, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, जो विकास किया है जनता, संसदीय क्षेत्र की जनता संतुष्ट है। सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि इस क्षेत्र के किसानों को गांधी सागर का पानी उनके खेत तक पहुंचेगा। ये कोई सामान्य योजना नहीं है। किसान ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी थी कि ये पानी जो है, ये गांधी सागर का जो पानी भरा हुआ है, ये हमारे खेत तक पहुंचेगा। इसको लेकर 7 चरणों में योजनाओं में 3 चरणों में काम लगभग पूरा होने वाला है। शामगढ़ का काम चल रहा है, क्यामपुर जो सिंचाई योजना उस पर काम प्रारंभ हो गया है, मल्हारगढ़ सिंचाई योजना पर कार्य प्रारंभ है, मंदसौर सिंचाई योजना कार्य योजना बनकर तैयार है। यानी हमारा जो मेन जनता से इस बार जो हम लोग जा रहे हैं कि भाई मंदसौर जिले का या नीमच पूरे संसदीय क्षेत्र का एक भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जहाँ गांधी सागर का पानी किसानों के खेत तक नहीं पहुँचे। और किसान इसी बात को लेकर खुश है कि क्योंकि ये कर दिया है, लगभग 30% कार्य इसमें हो गया है और बाकी कार्य तीव्र गति से चल रहा है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े पाइप और पाइपलाइनें डल रही है, काम चल ही रहा है। तो ये कहीं ना कहीं किसानों को भी विश्वास है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि इसको पूरा कर सकते हैं। दूसरा, दिसंबर 2024 तक मोदी जी ने संकल्प लिया है कि प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं, फिल्टर पानी पहुंचेगा। गांधी सागर का पानी हमारे क्षेत्र में कार्य प्रारंभ है, लगभग सभी गाँव में पाइपलाइन बिछ गई है और ये दिसंबर 2024 तक हर घर में नल से पानी देने का जो काम है, ये संकल्प भी हमारा पूरा होगा। ये भी बहुत बड़ी योजना है। गांधी सागर का पानी संसदीय क्षेत्र के घर घर पहुँचे, ये एक खास मुद्दा अभी जिला अध्यक्ष जी ने बताया है। नानालाल जी, आपने कहा कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। क्या मतलब ऐसा आत्मविश्वास जो पूरी तरह से लवरेज होकर के भाजपा के खेमे में झलक रहा है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, आज दुनिया जो है, दुनिया में 250 से अधिक देश है। आज देखिए किस प्रकार से भारत का वैभव बढ़ा है, भारत का गौरव बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी आज आज दुनिया में कोई भी बड़ा निर्णय होता है तो वो भारत से पूछा जाता है, भारत का मार्गदर्शन लिया जाता है, ये बड़ी बात है। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार की लीडरशिप करते हैं, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पास नीति है, नेता है और नीयत भी है। तीनों चीज़ जो होना चाहिए पॉलिटिक्स में, वो तीनों है। नेता के रूप में आज देखिए कि हम नहीं कह रहे, भारत नहीं कहता है, अमेरिका कहता है। अमेरिका की सर्वे एजेंसियाँ 5 वर्षों से लगातार कह रही कि दुनिया में अभी सबसे प्रभावशाली, सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। 76% जनता दुनिया जो है वो मोदी जी के समर्थन में, कि सबसे लोकप्रिय व्यक्ति अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी। ये अमेरिका कह रहा है। नेता हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। नीति हमने जनता के सामने बता दिया, पेश कर दिया। मोदी जी का संकल्प है कि 2027 में तीसरे नंबर पर जो आर्थिक रूप से तीसरे नंबर पर भारत रहेगा और 2047 तक दुनिया का 1 नंबर का देश भारत बनेगा। यानी विज़न भी हमारे पास में, नीति हमने जनता के सामने रखी है। हम 2047 तक भारत दुनिया का 1 नंबर का देश बनेगा, विश्व शक्ति बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। उसके लिए हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है और उसी कार्य योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मोदी जी के कुछ भाषण बड़े चर्चित हो रहे हैं और
कांग्रेस ने तो चुनाव आयोग में शिकायत भी की है, खास करके अल्पसंख्यकों को लेकर के जो उनके बयान चुनावी रैलियों में हुए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, अल्पसंख्यक पर जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। मोदी जी ने तो कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। 142 करोड़ जनता देश का जो है वो पूरा परिवार है। उस परिवार भाव से पिछले 10 वर्षों में और मध्य प्रदेश में लगभग पिछले 20 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम हुआ है, आप देखिए कहीं कोई कभी भेदभाव किया हो तो आप बताइए कि ये हिंदू मुस्लिम किया है, कि इसको ये योजना का लाभ नहीं मिला कि इसको दिया। पीएम आवास अगर हिंदू को मिला है तो मुस्लिम को भी मिला है। शौचालय अगर अनुसूचित जाति जनजाति के भाई को दिया है तो ओबीसी को भी दिया है, वो सामान्य को भी दिया है। आयुष्मान कार्ड अगर भारतीय जनता पार्टी के परिवार का बना है तो कांग्रेस के परिवार का भी बना है, समाजवादी पार्टी के परिवार का। योजनाओं में 300 से अधिक प्रकार की योजना चल रही है। कोई भेदभाव, हम कर्म में कभी भेदभाव नहीं करते। ये भेदभाव कांग्रेस करती है। कांग्रेस के समय इंदिरा आवास आया करते थे, एक पंचायत में 3 या 4 इंदिरा आवास आते थे, 35,000 की राशि आती थी उस समय। और सरपंच के ऊपर रहता था कि किसको देना है, तो उनके पट्टों को दे दिया करते थे। वो राजनीति तो वो करते थे। हमने तो कोई भी योजना, आज नल जल योजना आ रही है तो एक भी घर नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो। आयुष्मान कार्ड बनाया तो लगभग 35 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड देश में बना है। किसी का कोई भेदभाव नहीं किया। हम भेदभाव नहीं करते, भेदभाव कांग्रेस करती है। और भेदभाव कांग्रेस में आपको एक उदाहरण बता दूं कि हमारे पास में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अशोक गहलोत जी वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आयुष्मान कार्ड सभी राज्यों में आप जाओ, आयुष्मान कार्ड गुजरात चलता था, महाराष्ट्र चलता था, मध्य प्रदेश में सब जगह। लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य, जब उदयपुर हम जाए, झालावाड़ हम जाए, वहाँ नहीं चलाते थे। वो इसलिए नहीं चलाते थे कि वो मोदी जी के राशि मोदी जी दे रहे। तो इस प्रकार का भेदभाव हम लोग नहीं करते। भेदभाव और लड़ाने का काम कांग्रेस करती है, हिंदू मुस्लिम का काम कांग्रेस करती है। हमने जो कहा है वो किया है, और जो जनता के हित में नहीं भी कहा है वो भी किया है, लेकिन कोई भेदभाव नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास, ये मोदी जी का संकल्प। सबको साथ लेकर कर चलना, सबके बारे में सोचना, सबकी चिंता करना। ये पूरा भारत जो है, ये 140 करोड़ जनता, 142 करोड़ जनता ही हमारा परिवार है। परिवार की सेवा करना हमारा धर्म है। इस संकल्प के साथ हम लोग काम करते हैं। हम संसदीय क्षेत्र के कुछ मुद्दों पर आपसे कुछ बात जानना चाहेंगे, आपसे सवाल करना चाहेंगे। पेयजल को लेकर के तो खैर आपने अभी चंबल वाली बात कही है, लेकिन जब मंदसौर क्षेत्र में या मंदसौर संसदीय क्षेत्र में बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का बड़ा अभाव था, खास करके पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमेशा ये आरोप रहा है। और भाजपा का यह दावा रहा है कि जब से प्रदेश में हम लोग आए हैं, बिजली भी निरंतर मिल रही है, सड़कें भी ठीक हो गई है, पानी की व्यवस्था की आपने बात कही है। तो जब ये जो बुनियादी ज़रूरतें जब हमारी पूरी हो रही है, तो क्या वजह है कि हमारे क्षेत्र में उद्योग बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं? यदि उद्योग यहाँ आएंगे तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, उद्योगों के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है, चाहे विधायक गण हो, चाहे सांसद जी हो, डिप्टी सीएम साहब हो, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और अभी नीमच में बड़ा उद्योग आया है, लगभग माननीय सांसद जी के माध्यम से बड़ा काम शुरू हुआ है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा काम हमारे क्षेत्र में हुआ है। और कहीं ना कहीं जब ये जो 8 लाइन जो निकला है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो निकला है, वहाँ जगह भी आरक्षित कर ली गई है। और वहाँ जब वो रोड प्रारंभ हो जाएगा अच्छे से, तब निश्चित रूप से उद्योग जो हम चाहते हैं, जैसा चाहते हैं मंदसौर को, वो स्वरूप हमको मिल पाएगा। प्रयास हमारे जनप्रतिनिधि बराबर कर रहे हैं, हर क्षेत्र में कर रहे हैं प्रयास। अफीम हमारे इस क्षेत्र का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। अफीम उत्पादक किसानों की यह शिकायत सामने आई है कि 10 साल पहले वे जहां खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। उन्हें अफीम के दाम मनमाफिक नहीं मिल रहे हैं। सीपीएस पद्धति से भी किसान आमतौर पर संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, अफीम का मामला 2014 से पहले ऑन रिकॉर्ड अगर आप देखें तो कांग्रेस तो अफीम की खेती को समाप्त करने की ओर बढ़ गई थी, एग्रीमेंट साइन की ओर बढ़ गई थी। 14,000 कुल, लगभग 14 से 15,000 कुल लाइसेंस अफीम के किसानों के बचे थे। लेकिन माननीय सुधीर गुप्ता जी और सीपी जोशी जी, चित्तौड़ के सांसद, ने जब बातचीत रखी तो 14 के बाद आज जो अफीम लाइसेंस किसानों की संख्या है वो 1,15,000 है। यानी 15,000 से 1,15,000 किसानों के आज लाइसेंस है। 1 लाख लाइसेंस बढ़े हैं। फिर उस समय जो पोस्ता दाना है उसका जो भाव हुआ करता था 10 से 12,000 रुपये प्रति क्विंटल हुआ करता था,
क्योंकि टर्की से माननीय उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे, कांग्रेस सरकार ने अनुबंध किया टर्की से पोस्ता दाना खरीदने का, जिससे हमारे देश के किसानों को भाव नहीं मिलता था। वो कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से तस्करी के माध्यम से पोस्ता दाना टर्की पहुँचता था, टर्की से भारत आते थे। तो ये जो बंद करने का काम ये माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया। तो आज ये स्थिति है कि आज देश के किसानों को, हमारे क्षेत्र के किसानों को पोस्ता दाना का जो 1.5 लाख, सब 1,25,000, 1,20,000 ये 1 क्विंटल का भाव मिलता है, यानी 10-10, 15-15 गुना भाव आज मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों का ही प्रयास है। और अफीम के CPS पद्धति में निश्चित रूप से आज पोस्ता दाना का जो भाव है, किसान खुश है, किसान चाहता है कि अच्छी खेती करे, और उसके वो CPS पद्धति से कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रिस्पॉन्स है किसानों द्वारा भी हमारे जनप्रतिनिधि। मंदसौर क्षेत्र कहें या पूरा जिला या संसदीय क्षेत्र कहें, एक आम राय यह सामने आती है कि इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास पर्यटन आधारित उद्योग पर हो सकता है। धार्मिक पर्यटन यहाँ पर विकसित हो सकता है। पशुपतिनाथ के रूप में हमारे पास एक बड़ी दिव्य धरोहर है और पूरे संसदीय क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थान है, पुरातत्वीय स्थान है। यदि हम इस क्षेत्र का धार्मिक पर्यटन के रूप में या ऐतिहासिक पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना बनाते हैं तो यहाँ का आर्थिक विकास होगा। युवाओं की जो युवा प्रतिभाएं जो यहाँ से पलायन कर जाती हैं वे रुकेंगी, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि जैसे ही यहाँ का युवा 12वीं पास करता है तो उसके मन में ये प्रश्न उठता है कि मंदसौर में अब क्या है। वह हाईटेक एजुकेशन के लिए बाहर जाता है और फिर बाहर का ही होकर रह जाता है, अपने परिवार से भी दूर हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे मसले हैं जिन पर राजनीतिक दलों का, विशेष करके आप चूँकि केंद्र में सत्ता आपकी पार्टी की है, उनका ध्यान जाना चाहिए और इन चुनावों को में भी आप लोग जनता के सामने जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से युवाओं का पर्यटन के प्रति रुझान रहता है, तो इसको लेकर पशुपतिनाथ कॉरिडोर का जो कार्य योजना है उस पर स्वीकृति मिल गई है, उस पर कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। भादवा माता कॉरिडोर, हमारे क्षेत्र में भादवा माता का बड़ा स्थान है, दर्शनीय स्थल है, वहाँ भी कार्य प्रारंभ हो रहा। दूधागढ़ी माता जी पर कार्य चल रहा है। गांधी सागर का जो डैम है, गांधी सागर का जो स्थान है, वो कहीं ना कहीं जो मुख्य बिंदु है वहाँ पर कार्य योजना बन गई है, कार्य भी प्रारंभ हो गया है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका रिजल्ट मिलेगा, और जो हम चाहते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, तो उसको लगातार हमारे जनप्रतिनिधि प्रयासरत हैं। लोकसभा चुनाव के कैंपेन के लिए क्या आने वाले दिनों में कोई स्टार प्रचारक इस क्षेत्र में आने की संभावना है? क्या मोदी जी की सभा हो सकती है? अमित शाह आ सकते हैं? हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी सबकी इच्छा है मोदी जी आए। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, आदित्यनाथ योगी जी हैं, और भी 4-5 प्रमुख हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। सभी हमने जो हमसे मांगा गया था कि कौन कौन आवश्यकता है नेताओं की, तो हमने दिया है। अब जो समय की उपलब्धता रहेगी और ये बड़े नेताओं का जो रहेगा, ये एक के बाद ही संभव हो पाएगा, क्योंकि अभी चुनाव दूसरी जगह चल रहे हैं तो वहाँ लगे हैं सब लोग। एक के बाद ही संभावना बनेगी, जो आना चाहिए वो आएंगे निश्चित रूप से। कांग्रेस ने इस बार लोकसभा क्षेत्र से नागदा खाचरोद क्षेत्र के दिलीप सिंह गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। वे भी 4 बार के विधायक रह चुके हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति उनके जो गुर्जर गायरी समाज पर आधारित जो एक उनका मानना है कि ज़्यादा संख्या इन वोटर्स की है इस क्षेत्र में, तो उन्हें उम्मीदवार बनाने के पीछे ये रणनीति कहीं ना कहीं झलकी है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिलीप सिंह जी चूँकि नागदा से आते हैं और वहाँ से विधायक भी रहे हैं, लेकिन मेरा यही आग्रह है कि देखिए, वो मंदसौर संसदीय क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति को नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते कि मेलखेड़ा में क्या स्थिति है, वो नहीं जानते कि भानपुरा में क्या स्थिति है, वो नहीं जानते मल्हारगढ़ में क्या स्थिति है। एकदम से नया है, और फिर क्या है कि जनता से भी जुड़ाव उनका नहीं रहा है, तो जनता भी उनके नाम को लेकर, कांग्रेसी भी जो हतोत्साही थे, कांग्रेस जो कार्यकर्ता, उनमें वो उत्साह नहीं है, क्योंकि एकदम से नया नाम आया है। नाम ऐसा आया है कि कभी इस क्षेत्र से कोई जुड़ाव नहीं रहा है। तो ये दूसरा, जहाँ तक समाज वाला मामला है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इशू आएगा और ऐसा कोई मुद्दा है
माननीय हमारे बंशीलाल जी गुर्जर राज्यसभा से सांसद हैं, हमारे बड़े राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चे के मंदसौर की प्रथम नागरिक रमा देवी जी गुर्जर है, यानी पूरा समाज गुर्जर समाज जो है, आप समाज की बात करें तो ये पूरा भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विषय, वो सोच रहे हैं कांग्रेसी, लेकिन ऐसा कोई विशेष ऐसा कोई मामला है नहीं। जी, क्या इन चुनावों में लेकर भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक जो स्वरूप है, किसी प्रकार का कोई असंतोष, कोई गुटबाजी, कोई विरोध, अंतर्विरोध महसूस करते हैं आप? देखिए, ये चुनाव शुद्ध रूप से हम विकास के ऊपर लड़ रहे हैं। आप देखिए कि जिला मुख्यालय पर आज मेडिकल कॉलेज जैसा मामला, खेल के क्षेत्र में आप देखिए कि हॉकी का ट्रैक बना है, आप स्टेडियम बना है, किसी भी क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, आप किसी भी क्षेत्र में देखिए कि जो काम हुए वो भारतीय जनता पार्टी ने किए। और मुझे लगता है कि संसदीय क्षेत्र पूरे देश में एकमात्र ऐसा संसदीय क्षेत्र होगा आज की स्थिति में जिसके तीनों जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज है। आपके नीमच में मेडिकल कॉलेज है, मंदसौर में मेडिकल कॉलेज है, रतलाम में मेडिकल कॉलेज है। ये बड़ी अपने आप में बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं दो नर्सिंग कॉलेज और स्वीकृति की ओर है। नीमच को नर्सिंग कॉलेज मिलने वाला, मंदसौर को नर्सिंग कॉलेज मिलने वाला है। नानालाल जी, मेरा प्रश्न था कि भाजपा की जो संगठनात्मक स्वरूप है, कहीं कोई असंतोष, गुटबाजी, अंतर्विरोध जैसी स्थिति लगती है आपको? देखिए, कोई अंतर्विरोध, कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैडर बेस कार्यकर्ता है और संगठन विचार परिवार वाला कार्यकर्ता है। वो देश के हित में काम करता है और चूँकि वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के हित में, देश के हित में काम करती है, इसलिए कार्यकर्ता जी जान से लगा है, पूरी मेहनत के साथ लगा है। पार्टी नहीं परिवार, व्यक्ति नहीं विचार, हम इस संकल्प के साथ काम करते हैं। तो पार्टी नहीं हमारा परिवार होता है और कोई व्यक्ति नहीं, यहाँ विचारधारा पर हम लोग काम करते हैं। इसी संकल्प के साथ कार्यकर्ता पूरे जोश से लगा है, पूरे उत्साह से लगा है और हम बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे, इसको लेकर आश्वस्त भी है और उसके लेकर मेहनत भी कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा यही था, जीत तो आप रहे हैं, ऐसा आप मानते ही हैं, लेकिन आप ये बताएं कि कितने वोटों का अंतर हो सकता है इस बार जीत का? देखिए, पिछली बार जनता ने 3,76,000 मतों से हमारे प्रत्याशी सुधीर जी रहे, उनको आशीर्वाद दिया था। इस बार चूँकि 1.5 लाख मत बढ़े भी हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हम 6 लाख से ऊपर मतों से जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद देगी, सुधीर गुप्ता जी को आशीर्वाद देगी और उसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाकर कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि हम 6 लाख से अधिक मतों से जनता का विश्वास हमें मिलेगा। तो दर्शकों, ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया जी, जिनसे हमने लोकसभा चुनाव पर केंद्रित एक खास चर्चा की। जीत के प्रति नानालाल जी और उनकी पूरी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है और इनका कहना है कि इस बार तो 6 लाख से ज़्यादा वोटों से वे चुनाव जीतेंगे। अब देखना है चुनाव परिणाम क्या आता है। बहरहाल आपने हमसे बातचीत की, समय निकाला, चुनाव की व्यस्तताओं में बहुत बहुत धन्यवाद जी। योगी साथी रमेश चौहान के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से नानालाल जी अटोलिया से चर्चा करने के साथ ही आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।